हाय फ्रेंड, आपको चंदन सर पलामू चैनल में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे पदार्थ के बारे में, और आज भी हम पदार्थ के बारे में ही बात करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं और ये प्रॉपरली ऐसे 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पीछे वीडियो जो एक पदार्थ का जो बना था वो अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर जरूर देखें, तभी चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पीछे हम बात किए थे, थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। पदार्थ क्या चीज़ है? तो पदार्थ के बारे में बोलते थे कि जिसका आयतन हो और जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, घेरता, जिसका आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, उसी को हम पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ की अवस्था के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि पदार्थ की जो अवस्था होता है वो ऐसे जनरली हम लोग 3 प्रकार के पढ़ना है। एक है ठोस, और एक आपका द्रव, और एक है आपका गैस। अब ये ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ठोस द्रव गैस जो है, ठीक है, ये जो मेरा ठोस द्रव गैस जो दिख रहा है, यहाँ पे हम बताए थे आपको, ठीक है, कि ठोस जो आपका है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहेगा उसे ठोस कहेंगे। और द्रव के बारे में बताए थे कि जिसका आकार जो है वो अनिश्चित रहेगा और आयतन जो है वो निश्चित रहेगा। द्रव के बारे में बताए थे कि जिसका जो आकार है वो अनिश्चित रहेगा। जैसे जग में रखिएगा तो जग आकार के, अगर जैसे द्रव मतलब पानी हो गया, जो भी बहने वाला पदार्थ है वो आपका द्रव हो गया। तो जग में रखिएगा तो जग आकार का हो जाएगा, ग्लास में रखिएगा तो ग्लास आकार में, उस पानी को जिस बर्तन में रख दीजिएगा उस आकार का हो जाएगा। तो इसका जो आकार है वो अनिश्चित रहता है, द्रव का आकार अनिश्चित रहता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है, उसे द्रव कहते हैं। गैस दोनों अनिश्चित रहता है, गैस जो मेरा रहता है वो दोनों अनिश्चित रहता है, आकार और आयतन इसका दोनों अनिश्चित रहता है, इसे गैस कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको कुछ हम एक दूसरे में बदलने का तरीका बताए थे कि ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को ठोस में, ठोस को गैस में कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ठोस है, ये मान लीजिए द्रव है और ये मान लीजिए गैस है। अगर हम बात करेंगे कि ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, तो अगर ठोस को इतना गर्म किए कि वो द्रव में बदल गया तो इसको हम लोग बोलते थे गलनांक, गलनांक बोलते थे। ठोस को, जैसे बर्फ है तो बर्फ है तो बर्फ भी ठोस है, उसको कहीं पर हम लोग रख दिए और वो गल गया, गल के पानी बन गया, लिक्विड बन गया, तो ठोस से क्या हो गया? द्रव। बर्फ तो ठोस होता है, बर्फ ठोस है और वो बर्फ पिघल कर क्या आ गया? द्रव बन गया, यानी गल गया। तो उस प्रोसेस को गलनांक कहते हैं। जब ठोस पिघल कर या गल कर द्रव बन जाएगा तो उसको हम लोग गलनांक कहेंगे। और जब द्रव को इतना हीट करेंगे कि वो गैस बन जाएगा तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। गैस को अगर ठंडा किए तो द्रव में बदल गया, जिसको बोलते हैं संघनन। और अगर द्रव को इतना ठंडा किए कि ठोस में बदल गया तो इसको बोलते हैं हम लोग हिमीकरण, हिंदी में हिमीकरण। और ठोस को इतना गर्म किए कि बिना द्रव में आए हुए सीधे गैस में बदल गया तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठोस को इतना गर्म किए कि सीधे वो गैस में बदल गया तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस को इतना ठंडा किए कि बिना द्रव में बदले ठोस में आ गया तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना इस टेबल को आप लोग को। अगर ये डायग्राम याद नहीं रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठोस को इतना गर्म किए कि द्रव में बदल गया, गलनांक कहेंगे। द्रव को इतना गर्म किए कि गैस में बदल गया तो वाष्पीकरण कहेंगे। गैस को इतना ठंडा किया कि द्रव में आ गया तो संघनन कहेंगे। द्रव को इतना ठंडा किया कि ठोस में आ गया तो हिमीकरण कहते हैं। ठोस को इतना गर्म किए कि बिना द्रव में आए हुए सीधे गैस में आ गया, उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और गैस को इतना ठंडा किए कि बिना द्रव में गए हुए सीधे ठोस में आ गया, उसको हम लोग डिपोजिशन कहेंगे। और आज हम लोग चलेंगे, इतना कल पिछले वीडियो में हो चुका था। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला वीडियो जाके मैटर का ही लिखा, उसमें थंबनेल मैटर का लगा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट 1-2 दिन में बन जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा तो ये वीडियो कहीं ज्यादा समझ में आएगा। चलते हैं आगे और आप लोग दिखाते हैं कि ठोस द्रव गैस में और क्या क्या गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठोस द्रव गैस में और क्या क्या गुण होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यहां है ठोस और ये है आपका द्रव और यह है आपका गैस। तो गतिज ऊर्जा जो गति के दौरान
जो गति से जो ऊर्जा बनता है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो गति कर रहा है, जो दौड़ रहा है, और उससे जो ऊर्जा बन रहा है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो गतिज ऊर्जा, अगर कोई दौड़ रहा है तो दौड़ेगा कहाँ? जहाँ पे खाली स्थान होगा। तो खाली स्थान रहेगा वहां पे वो ज्यादा दौड़ेगा, और वो ज्यादा दौड़ेगा तो वो ज्यादा गति करेगा, वो ज्यादा गति करेगा तो ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। यानी कि उसको गति करने के लिए उसको स्पेस चाहिए। तो स्पेस चाहिए, तो ठोस में तो स्पेस है नहीं, द्रव में थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा गैस में रहेगा, उसके बाद द्रव में रहेगा और सबसे कम ठोस में रहेगा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। गतिज ऊर्जा सबसे कम ठोस में, उससे ज्यादा रहेगा द्रव में और सबसे ज्यादा रहेगा गैस में। गतिज ऊर्जा का मतलब गति करने के दौरान जो ऊर्जा बनता है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अगर पढ़ते हैं आकर्षण बल या अंतरान्विक बल, इसको बोल सकते हैं आप अंतरान्विक बल। अंतरान्विक बल, अंतरान्विक बल क्या होता है? ये मान लो ठोसे है, इसको मान लीजिए कि ये द्रव ही है, अब इसको मान लीजिए गैस है। अंतरान्विक बल, ये जो ठोस द्रव गैस है, इसकी ये ठोस द्रव गैस एक एक पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे। ठोस जानते हैं कि बहुत मजबूत, जैसे ये स्केज ले लो, स्केज को अगर हम लोग एक एक पार्टिकल्स को अलग अलग करना रहेगा तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। द्रव थोड़ा सा, इसका जो पार्टिकल्स है वो अंदर का जो अंतरान्विक बल होता है एक दूसरे से बहुत एकदम मजबूत तरीके से जुड़ा रहता है। थोड़ा सा कमजोर द्रव रहता है और सबसे कमजोर गैस रहता है। तो अंतरान्विक बल सबसे ज्यादा किस में रहेगा? ठोस में, उसके बाद किस में रहेगा? द्रव में, और सबसे कम किस में रहेगा? गैस में। अंतरान्विक बल सबसे ज्यादा ठोस में, द्रव में, गैस में। फिर से एक बार हम रिवाइज करा देंगे, नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना है। अंतरान्विक बल के बाद है अंतरान्विक स्थान। अंतरान्विक स्थान, अंतरान्विक स्थान अगर ये ठोस है और ये आपका द्रव है और ये आपका गैस है, तो अंतरान्विक स्थान करने मतलब कि अंदर में ये ठोस, द्रव, गैस में, ये तीनों अवस्था में, तीनों अवस्था के अंदर में सबसे ज्यादा स्थान कहां पर खाली है? तो सबसे ज्यादा गैस का रहता है, उसके बाद द्रव का रहता है और सबसे कम ठोस का रहता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे परासरण। परासरण का मतलब होता है बहना, बहना, बहना। तो कौन सबसे ज्यादा, अगर इसको मान लेते हैं ठोस है, अब इसको मान लेते हैं द्रव है, अब इसको मान लेते हैं गैस है, तो गैस सबसे ज्यादा रहेगा, परासरण सबसे ज्यादा गैस का होगा, उसके बाद द्रव का होगा और सबसे कम ठोस का होगा। चलिए, तो इसको ज्यादा हम और लेकर नहीं चलेंगे, इतना काफी है, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहने का मतलब है कि जो गति के दौरान जो ऊर्जा बनता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। अंतरान्विक बल, अंतरान्विक बल कहने का मतलब है ये जो बना हुआ है ठोस, द्रव, गैस, जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल से एक दूसरे को कितना बल से पकड़ के रखा है उसी को बोलते हैं अंतरान्विक बल। तो अंतरान्विक बल सबसे ज्यादा ठोस में रहता है, उसके बाद द्रव में रहता है, उसके बाद गैस में रहता है। अगर अंतरान्विक स्थान का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गैस में रहता है, उसके बाद द्रव में रहता है, उसके बाद ठोस में रहता है। अगर हम बात करेंगे परासरण का, तो परासरण में क्या होता है कि सबसे ज्यादा गैस बहेगा, उसके बाद द्रव बहेगा, उसके बाद ठोस बहेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस के भी आगे हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो समय को देखते हुए इस टॉपिक को भी हम यहीं पे रखते हैं और इसके आगे हम लोग कल बढ़ाएंगे। आप लोग करना क्या है, इस वीडियो को देखिए, जब तक समझ में नहीं आ, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा आपको लगा, ठीक है। और जो इस चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। सभी बच्चे को धन्यवाद।